नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं अनुपम मिश्रा जी। हम सीधे चल रहे हैं अनुपम मिश्रा जी के पास में। अनुपम मिश्रा जी को सब्सक्राइब करें, घूमता ही ना, वो हमें भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अनुपम जी, सीजेआई को भी स्वाद आ गया पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर का। देखिए, मैं तो इसको इस तरह याद दिलाता हूं कि जस्टिस संजीव खन्ना जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस हाइपर एक्टिव है और उनकी हाइपर एक्टिविटी को, चूंकि बाबा की पुलिस लगातार एनकाउंटर कर रही थी अपराधियों का, तो उन्होंने कहा कि ये तो कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का पूरी तरह ध्वस्त हो जाना। आज हमारे चीफ जस्टिस सूर्यकांत साहब यही बात कह रहे थे बंगाल के लिए, और कपिल सिब्बल उनके साथ गिड़गिड़ा रहे थे कि साहब ये लाइन हटा दीजिए। क्यों लाइन हटा दीजिए? रिकॉर्ड में नहीं आया, ये आई कि नहीं आई रिकॉर्ड में आप पता नहीं, तो ऑर्डर देखेंगे तो समझ में आएगा कि लाइन हटा दीजिए। लाइन क्यों हटा दीजिए? क्योंकि ये वही लाइन है जिसके आधार पर धारा आर्टिकल 356 लगता है, ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो ये लाइन आज कह रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट देख ले लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन होता क्या है। जब अपराधियों का इनकाउंटर कर रहे थे बाबा की पुलिस, तो जस्टिस संजीव खन्ना उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का कंप्लीट ब्रेकडाउन है। नहीं, वो नहीं था, ये है एसआईआर ज्ञानेश कुमार नहीं करा रहे हैं, एसआईआर कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस करा रहे हैं, एसआईआर सुप्रीम कोर्ट करा रही है, एसआईआर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करा रहे हैं, और उनकी निगरानी में हो रहे एसआईआर में जूनियर जजेस को घेर कर जान से मारने की साजिश। उनकी निगरानी में बताइए, आपने 7 जूनियर जजेस को घेर लिया, जिसमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा भी था। साथ में एक डिप्टी एसपी भी थे, बीडीओ साहब भी थे, पुलिस भी थी। उसके बाद किस तरह भीड़ ने वहां पे नारे लगाए कि हम हजरत के बच्चे हैं, नाराए तकबीर, हम गाय का मांस खाते हैं, और कैसे कैसे नारे लगे, और ये कि एक भी आदमी जिंदा बचकर नहीं आना। और हुआ क्या था, 426 वोट वहां पे कट गए थे मात्र। आप देखें कि मात्र 426 वोट कटने पर इतना ड्रामा। आप इसको सोच कर देखें। मेरा कुछ और अच्छा था कि मालदा में क्या है, मालदा आज की बात नहीं है, 2016 में यहां पर पुलिस स्टेशन जला दिया गया था। पुलिस स्टेशन क्यों जलाया गया था? अरे भाई, 2016 में पुलिस वाले सारे यहीं से आते थे ना। अरे भाई, बताया तो आपको, 2016 में यहाँ पुलिस स्टेशन जलाया गया था और बीएसएफ की गाड़ी जला दी गई थी, बीएसएफ की। मालदा क्या है, मालदा का नक्शा देखिए। आज मैंने अभी जो दोपहर में शो किया, मैंने नक्शा दिखाया है कि वो नॉर्थ बंगाल साउथ बंगाल को जोड़ता है। आप बात करते हैं बंगाल का चिकन नेक है वो। मैंने यही कहा कि आप सिलीगुड़ी के चिकन नेक कहते हैं, उसके पहले ये चिकन नेक है। उसके पहले एक ऐसा जिला है जिसमें आधिकारिक तौर पे तो शायद 70% मुस्लिम है, पर ये ऑफिशियल फिगर है। उसमें इतने ढेर सारे बांग्लादेशी घुस आए हैं कि वह 90% मुसलमान हो, तो आप इससे किसी भी तरह से आपको इससे कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और फिर मालदा हैज बिकम अ लॉन्चिंग पैड। आप वहीं देखें, वहीं से बगल से झारखंड के जिलों में यहीं से लोग जाकर वो जमाई टोला बसा रहे हैं, यहीं से लोग जाकर जमाई टोला बसा रहे हैं। फरक्का डैम के पास आपने बीएसएफ की पूरी एक कॉलोनी बसवा दी, भाजपा ने लंबी चौड़ी जमीन दे दी केवल फरक्का डैम को सुरक्षित करने के लिए। ये वही चिकन नेक है जिसकी बात शर्जील इमाम कर रहा था, ये यही बात है। अरे भाई, आगे सिलीगुड़ी वाला चिकन नेक बाद में आएगा, ये चिकन नेक देखे आप, ये चिकन नेक देखे। और ऐसे कितने ऐसे कैसे चिकन नेक उत्तर प्रदेश में पैदा हो गए हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक कॉल दिया था मोहम्मद अली जिन्ना में 1946 पे डायरेक्ट एक्शन लेकर, दूसरा आज ममता बनर्जी ने दे दिया, और आपने देखा उसके बाद हाथ भी धो लिया कि हमसे क्या मतलब है, तो चुनाव आयुक्त जाने। मतलब ऐसा असंभव हुआ है। मैं अपने शो में यही कह रहा था, समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैज हैपेंड। पर ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश के लोग इस चीज से अनजान है। मेरे पास ये पुस्तक है, जस्टिस सोढ़ी की लिखी, हमारे चीफ जस्टिस थे जो बाद में TRAI के चेयरमैन हुए, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसमें वो लिखते हैं, लिखती, हमारे यहाँ ये कांड हो चुका है साहब, ब्लैक ट्यूसडे। ये देखिए जो ब्लैक ट्यूसडे, मैं इसका गवाह हूं, मैं यहाँ पे मौके पे मौजूद था, और चीफ जस्टिस साहब इसमें मेरा जिक्र भी करते हैं इस किताब में। सीजे साहब ने मेरा जिक्र भी किया है।
मतलब यहां पर समाजवादी पार्टी के गुंडे हाई कोर्ट में घुस गए थे जजेस को मारने के लिए। ये उस समय की घटना है, हल्ला बोल ऑन हाई कोर्ट। और उसमें चीफ जस्टिस साहब लगता है कि मुलायम सिंह यादव का मेरे पास 3 बार फोन आया। वो माफी मांगने से ज्यादा इस बात से घबराए हुए थे कि इस टोटल जो ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हुआ है, ऐसा ना हो कि मेरी सरकार डिसमिस हो जाए। और सरकार डिसमिस हुई, इसमें तो नहीं हुई। हालांकि इसमें यह हुआ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से पुलिस हटाकर सीआरपीएफ पोस्ट कर दी गई इसके बाद, पर इसके बाद गेस्ट हाउस कांड हो गया और गेस्ट हाउस कांड में फिर सरकार डिसमिस हुई। तो हम तो पहले भी देख चुके हैं। आज मैंने अपने शो में यही कहा है कि व्हाट वी आर विटनेसिंग इन मालदा, ये भारत का भविष्य है। भाई इसको रोका जाना चाहिए, इसके ऊपर क्या अगर इस पे मुझे लगता है कि अगर मोदी जी की जगह मैं होता तो इससे अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जिसमें आप इस गवर्नमेंट को अरे भाई सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया इन कि राष्ट्रपति शासन लगा दो। भाई जब वो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, तो सुप्रीम कोर्ट यही तो कह रही है। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी से गुजरात में कहा था राजधर्म निभाओ, तो उन्होंने कहा राजधर्म निभा रहे, और आज राजधर्म ये कि वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। वो पता नहीं क्या कैलकुलेशन करते रहते हैं कि ममता दी की को सिंपैथी मिल जाएगी तो ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। अरे भाई वही वाली बात है राजधर्म क्या है उस टाइम नरेंद्र मोदी ने कहा था वही तो कर रहे हैं साहब, तो अभी भी वो कह रहे हैं कि भाई टोटल ब्रेकडाउन लॉ एंड ऑर्डर तो ऐसा है संजय सर कि हमने 356 का इससे अच्छा उदाहरण या इससे अच्छा कारण हो ही नहीं सकता। हमने प्रधानमंत्री बनाया था, प्रधान सेवक नहीं बनाया था। हमने प्रधानमंत्री को वोट दिया था, स्वयं बने थे। हाँ, हमने प्रधानमंत्री को वोट दिया था, प्रधान सेवक वो स्वयं बने हैं। और जब हम किसी को वोट देते हैं, जब हम किसी को सरकार बनाते हैं, तो अब उसको साहब बहादुर बनाते हैं। हम चाहते हैं कि वो राजा बनाया हमने आपको, आप राजा हैं तो अब राजधर्म के साथ साथ राजदंड का भी पालन करें। और पता नहीं क्या सोच के कि साहब की हम ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। 1000 अपॉर्चुनिटीज दी हैं ममता दीदी ने। ममता दीदी ने जब देखिए ममता बनर्जी क्यों परेशान, मनाई कर दी तो वो नेशनल सिक्योरिटी का मामला था। देखिए ममता को मालूम है कि बंगाल ऐसी जगह है जहां से वामपंथी गए तो फिर चले ही गए, सुपड़ा साफ हो गया। पिछले चुनाव में 0 सीट। उन्हें मालूम है कि इस बार वो जाएंगी तो वो भी चली ही जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, उनके लौट के आने की कोई स्थिति ही नहीं बचेगी। वो अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रही है, लास्ट स्टैंड है उनका, वो किसी हद तक चली जाएंगी। उन्होंने कहा था CAA लागू हुआ तो गृह युद्ध हो जाएगा, उन्होंने कहा वक्फ लागू हुआ तो गृह युद्ध हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी। उन्होंने कहा अगर SIR हुआ तो खून की नदियां बह जाएंगी, गृह युद्ध हो जाएगा। और फिर उन्होंने अपने कैडर को कह भी दिया जो जहां मिले उसको मारो। तो वो तो भाई गृह युद्ध कराने का पूरा प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा पहले बंगाल जलेगा, फिर दिल्ली जलेगा, यूपी जलेगा, बिहार जलेगा, झारखंड जलेगा, पूरा देश जलेगा। वो तो अपनी बात को पूरा कर रही है। लेकिन भाजपा से बात में, मैंने भाजपा के नेताओं से बात की, दे आर एब्सोल्युटली श्योर, क्या ठीक है कर लेने दीजिए, जितना उत्पाद कर रही हैं 100% जा रही है, इस बार 100% जा रही है। हम इनको जाते जाते कोई बहाना नहीं देना चाहते कि साहब राष्ट्रपति शासन लग गया। तो ये कहां से इतनी श्योरिटी हो गई कि साहब 100% जा रही है। मेरा तो ये मानना है उनकी अपनी रीडिंग है, उनकी अपनी नहीं सुनिए एक मिनट मेरी बात सुनिए। बात यह है कि ममता दीदी को अभी ये समझ में आ गया है कि भाई इस बार जो फियर फैक्टर था 2021 वाला वो मिसिंग है, तो वो फियर फैक्टर वापस ममता दीदी को कायम करना है। वही कोशिश हो रही है, वही कोशिश हो रही है। आज भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी का पर्चा भराते समय अमित शाह ने कहा इस बार गुंडों की नहीं चलेगी, इस बार डरना नहीं, इस बार निकल के वोट देना। अभी मुझे कोई बता रहा था कलकत्ता और उसके आसपास 40 लाख मारवाड़ी रहते हैं। 40 लाख मारवाड़ियों में केवल 5 लाख ने आज तक वोट डाला, 35 लाख में वोट ही नहीं डाला। राजस्थान से नेता बुलाए गए, उन मारवाड़ियों को निकलवा के वोट डाला जा रहा है। ये तो मैंने हर प्रदेश से नेता है, हर प्रदेश से वहां पे मंत्री, विधायक, सांसद सब आए। चलिए अच्छी बात है, आप बड़ी अच्छी कोशिश कर रहे हैं। बट द पॉइंट इज कि ममता विल नॉट गो डाउन विदाउट फाइटिंग। और वो अपना अंतिम प्रयास कर रहे हैं। हाँ, हमेशा की स्ट्रीट फाइटर है। she came in as a street fighter. She will go down. Yes, she was a fighter when she was in Congress. She was a fighter when she was fighting against left.
वो फाइटर तो हमें, वो सड़क पे लड़ने वाली महिला है। तो उसका जो उपचार है वो तो करना पड़ेगा। एक बात और भी है इसमें, मैं मानता हूँ कि इसमें जुडिशरी भी बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है। एकदम, मैंने अपनी आज के शो की शुरुआत इसी से की, आज के शो की शुरुआत इसी से की, यही जुडिशरी को उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन, ये है लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन। और आपने इनको अगर तरजीह नहीं दी है तो पनाह तो जरूर दी है, अगर आपने इनको इनकरेज नहीं किया है तो डिफेंड तो जरूर किया है भाई। अब तक तो इनके 1 दर्जन मामले ऐसे आ चुके हैं। देखिए, सीबीआई के अधिकारियों को इन्होंने बंदी बनाया, ईडी के अधिकारियों को इन्होंने सर फड़वा दिया था मुर्शिदाबाद में, सीआरपीएफ वालों पे इन्होंने पत्थरबाजी कराई, बीएसएफ वालों की इन्होंने गाड़ियां जलवा दी थी, अभी ईडी के अधिकारियों से हाथापाई करके फाइल छीन ली इन्होंने। नेता मारे जाते हैं, पब्लिक मारी जाती है, महिलाओं का रेप होता है, क्या नहीं हुआ। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था इस बात को कि भाई वो पंचायत चुनाव हो रहे, 20,000 पदों पे किसी ने पर्चा ही नहीं भरा, टीएमसी वाले अनइलेक्टेड उसमें अनअपोज्ड इलेक्ट हो गए। तो भाई, लेकिन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर इनको इनकरेज नहीं किया है तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको डिफेंड तो जरूर किया है। तो आज सुप्रीम कोर्ट देख ले कि कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है और गुंडागर्दी क्या होती है। अच्छा, दूसरी बात इसमें ये भी है कि आप याद करें, एक ज़माना हुआ करता था कि जिस समय अगर इस तरह का कोई वायलेंट मॉब होता था तो फिर पुलिस जो थी फिर उनके ऊपर गोली चलाने में हिचक नहीं करती थी। लेकिन धीरे-धीरे जुडिशरी ने ऐसी हालत कर दी, जुडिशरी ने, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने, क्या आज भाई साहब वो बंदूक सबको पता है कि केवल दिखाने के लिए है, वो चलेगी नहीं। तो जब सबको पता है कि वो बंदूक चलेगी नहीं तो फिर तो आप समझ सकते हैं कि फिर किस तरह से जो वायलेंट मॉब है वो रिएक्ट करेगा। भई मैंने तो वायलेंट मॉब्स फेस किए हैं, उनको डील किया है। एक बार तो हमने वायलेंट मॉब को खाली हवाई फायर करके रोका था। उस हवाई फायर पे भी इंक्वायरी हो गई, तो उसके बाद से तो फिर मैं भी सोचने लगा अगली बार कि हवाई फायर भी करना है कि नहीं करना है। देखिए, जहां तक हवाई फायर की बात है, ठीक है, ये बात सच है, हवाई फायर पे भी इंक्वायरी हो जाती है, पर कोई सेवा, कोई ट्रेनिंग आपको हवाई फायर नहीं सिखाती है। सब कहते हैं कि अगर बंदूक का इस्तेमाल करना पड़े तो लीथल होना चाहिए, कमर के नीचे, इफेक्टिव फायरिंग बताई जाती है, फायरिंग फिर भी प्रेफरेबली कमर के नीचे, लेकिन लीथल होना चाहिए। हवाई फायर मॉब को सिर्फ इंसाइट करता है। ये हवाई फायर जो वाली बात है, ये पॉलिटिकल है। किसी आईएएस, किसी आईपीएस, किसी डिप्टी एसपी, किसी पुलिस वाले की ट्रेनिंग में हवाई फायर करना नहीं सिखाते। और ममता बनर्जी लिटरली वहां लोगों को उकसा रही, वो चाह रही फायरिंग हो जाए। लेट मी शो यू अ वीडियो, सुनिए इसको, सुनिए। पत्थर चलाओगे तो गोली मार देंगे, सीआरपीएफ वाले कह रहे पत्थर चलाओगे तो गोली मार देंगे। वो, और ये कलकत्ता का वीडियो है, मालदा का नहीं है, मुर्शिदाबाद का नहीं है। तो वो लिटरली चाह रही कि गोली चल जाए। उनको मालूम है कि करीब करीब 80 लाख 85 लाख वोट गायब हो जाएंगे। उनको मालूम है कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। उनको मालूम है कि उनको सौगात नहीं मिलाई, उनको मालूम है उन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया, उनको मालूम है कि डीए तक नहीं दे पाई, उनको मालूम है कि हर फ्रंट पे हार चुकी हैं, उन्हें मालूम है कि वो हार रही हैं। तो अब उनका एक लास्ट रिजॉर्ट जो है कि किसी तरह गोली चल जाए तो शायद मुझको कुछ सहानुभूति मिल जाए। और उनको मालूम है कि अगर दिल्ली से आई हुई फौज बंगाल में गोली चला देगी तो बंगाली दिमाग पलट जाएगा। एंड शी इज ट्राइंग फॉर दैट। वो यही प्रयास कर रही है। उनको गिरफ्तार करके बंद करो, या फिर जो ईसी करती है, कई बार किया है, कई नेताओं के साथ किया है, वो ये किया है कि उसके कैंपेन करने पे बैन लगाओ आप। वो नहीं आए, वो सामने नहीं आएंगी, उनको आप कहिए कि कभी 24 घंटे का बैन लगाते हैं, कभी 48 का, कभी 72 का। लगाओ इनके ऊपर कम से कम हफ्ते भर का बैन, तो पता चले उनको। और फिर उसके बाद अगर फिर करें तो फिर लगाओ, क्या प्रॉब्लम है इसमें। आज वैसे इस समय जब हम बात कर रहे हैं, उस समय एक बड़ी मीटिंग चल रही है ईसीआई की, पूरे के पूरे इनके प्रशासनिक अमले से, सीएस डीजीपी सारे के सारे मौजूद है वहां। क्योंकि एक अरे बात और आज भी हमारे गृह मंत्री बंगाल में मौजूद हैं। हमारे गृह मंत्री आज बंगाल में रोड शो कर रहे हैं। गृह मंत्री के ऊपर तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। देखिए, आप वो एज गृह मंत्री भी मौजूद है। मैं ये हूँ, अरे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उनको सरकार बर्खास्त करने से थोड़ी रोकता है। वो नहीं सुप्रीम कोर्ट ने सबूत दे दिया आपको। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को भी तो ऑल पावरफुल बनाया है आज।
अरे ईसीआई ऑल पावरफुल है, उसके बाद डीजी लाइन पे नहीं आ रहा है, चीफ सेक्रेटरी लाइन पे नहीं आ रहा है, चीफ जस्टिस के आप सोचिए फोन पे नहीं आ रहे हैं। और ममता क्या कह रही है, हमसे क्या मतलब, ये तो इलेक्शन कमीशन चला रहा है। बड़ी विचित्र स्थिति है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी भी मैं देख रहा था कि वो बात कर रहे थे, उसमें वो कह रहे थे कि साहब ये वी विल नॉट टेक दिस लाइंग डाउन, दिस इज अटैक ऑन जुडिशरी, दिस इज अटैक ऑन अस, we will take it, अटैक ऑन पब्लिक। ये नहीं बोलते हो कभी? we will take it standing erect not take it lying down अच्छा, लेकिन एक बताइए, सुप्रीम कोर्ट को थोड़ी राष्ट्रपति शासन लगाना है, सुप्रीम कोर्ट तो कह ही सकता है। देखिए, ये तटस्थता का भाव नहीं चलेगा। दिनकर जी ने कहा है, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध, बिल्कुल सही लिखेगा। लेकिन ये तो इनकी स्थिति हो गई। लेकिन आपके पास चुनाव की क्या सूचना है? चुनाव की मेरी सूचना है कि ममता साफ हो जाएगी। चुनाव की मेरी सूचना है कि ममता वो 77 सीट शायद ना पाए जो भाजपा ने पाई थी। मतलब एक बात बताए ना कि कहते हैं कि ये चीज आपके फेवर में और ये चीज आपके अगेंस्ट में। आपके तो फेवर में कुछ नहीं आ रहा है। आपके फेवर में जो गुंडे थे हट गए, आपके फेवर में 8 फेज चुनाव था वो हट गया, आपके फेवर में जो पुलिस अधिकारी थे वो हट गए, थानेदार तक हट गए। जब थानेदार अभी आपको पता चल रहा थानेदार हटे, लेकिन जब बंगाल के लोगों से बात कीजिए कि भैया आपको तो सिर्फ ये पता चलता है चुनाव अधिकारी, चुनाव आयोग ने थानेदार हटाए। थानेदार क्या करता है भाई? असली तो पुलिस चौकियां, जो पुलिस आउटपोस्ट होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। क्या जो नए थानेदार है उन्होंने पुलिस चौकियां बदल दी, चौकी इंचार्ज बदल दिए। तो बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है भाई, बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है। आप देखिए हर जगह क्लैश हो रहा है। पहले क्लैश होता था क्या? पहले तो पीट के बंद, पहले टीएमसी वाले मारते थे, फिर पुलिस वाले बंद करते थे। अब तो क्लैश हो रहा है। मेरी एक टीएमसी वाले से बात हुई, उसने कहा ये भाजपा वालों का इतना हिम्मत बढ़ गया है, हमसे लड़ता है और पुलिस वाले समझौता करा देते हैं। हमने कहा पुलिस वाले समझौता करा देते ये तो अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा पुलिस वालों का काम समझौता कराना नहीं, पुलिस वाला काम इनको बंद करना था। देखिए मैंने कैलकुलेट किया था, आपको इको आने लगी अचानक। आपकी तरफ से इको आ रही है। ये कैसी इको है जो कभी आती है और कभी नहीं आती है? प्रोग्राम को 20 मिनट हो गया शुरू हुए, अब तक नहीं आई, अब आने लगी। अभी आना शुरू हुई। तो मैं ये कह रहा था कि भाई एसआईआर में मैं सोच रहा था कि 80 लाख कटेंगे, लोग कह रहे हैं कि 90 लाख पे जा रहा है आंकड़ा। ये चुनाव अधिकारी जो वापस गए हैं ना, तो जितने बचे वो सब कट जाएंगे, आपके मानिए। जो लौट के गए हैं, कल तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी गजब की बात कही संजय सर, मतलब ये दैट गोस अगेंस्ट एवरीथिंग जो कि आज तक कही जाती थी। उनसे कहा गया कि साहब गलत कट रहे हैं, तो कहा अपील हो जाएगी। तो कहा अपील में जब तक जाएंगे तब तक तो चुनाव चला जाएगा। कह रहे एक चुनाव वोट नहीं डालना, आगे डाल लेना। इस तरह की बात तो कभी सुप्रीम कोर्ट ने की ही नहीं कि एक चुनाव में नहीं वोट डालोगे तो क्या हो जाएगा। और भी कहा था ना कि साहब देखिए 30-30 हजार फॉर्म 6 जो है एक आदमी ने दे दिए। तो जस्टिस बागची ने कहा कि हैपेंस ऑल द टाइम, इसमें कौन सी नई बात है। अरे नहीं, उन्होंने अच्छा देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने तो ये तक बता दिया, तुम लोग फालतू चिल्ला रहे हो बाकी प्रदेशों में ज्यादा ट्रांसफर में। अरे बाकी प्रदेशों में ज्यादा ट्रांसफर में हम लोग को पता ही नहीं, क्योंकि बाकी प्रदेशों ने हल्ला मचाया ही नहीं। नॉर्मल सी बात है। और यहाँ ममता ने तो बिल्कुल एक ट्रांसफर पे उसने जो है, ये तो कहना पड़ेगा कि भाई खूब लड़ी मर्दानी। ये तो कहना मर्दानी नहीं, देखिए बेशर्मी वाली बात है। अगर आदमी अपने पद की प्रतिष्ठा ही किनारे रख दे तो फिर लड़ा तो फिर अपनी जगह हो गया ना। ये तो अजीब सी बात है। जब जिसको आप मर्दानी कह रहे हैं वो जाके केंद्रीय एजेंसी के कॉलर पकड़ रही है, आप उसको मर्दानी कह रहे हैं? अरे भाई आपने पद की प्रतिष्ठा किनारे रख दी उठा के। ये तो बड़ी निर्लजता की बात है ना। आप खुद ही कह रही हो कि मुझे आश्चर्य होता है, मैं पिछले 1.5-2 साल से चिल्ला के कह रहा हूं कि बंगाल में फेडरल स्ट्रक्चर खत्म हो गया। आज ममता बनर्जी कह रही व्हाट विल हैपन टू फेडरल स्ट्रक्चर। व्हाट अ जोक। लॉ एंड ऑर्डर की चिंता नहीं, फेडरल स्ट्रक्चर की चिंता है। ममता बनर्जी ने आज से 2-2.5 साल 3 साल पहले बयान दिया था, तभी मैंने कह दिया देखिए इनकी इरादे क्या है। इन्होंने कहा था हम चाहते हैं, बंगाल भारत से अच्छे संबंध रखना चाहता है।
हमने क्या अपने प्रधानमंत्री समझती किसी स्वतंत्र राष्ट्र का? बंगाल भारत से अच्छे संबंध रखना चाहता है, जस्ट इमेजिन। जैसे श्रीलंका या भूटान या नेपाल के प्रधानमंत्री बयान दे रहा हो। देखिए, अनगिनत इसने जो है वो जो फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रही है, जो फेडरल सिस्टम की बात कर रही है, मैं तो आज से नहीं, आपके सामने भी बोला होगा कम से कम 10 बार, और वैसे 2021 के बाद से तो कम से कम सैकड़ों बार मैंने हल्ला किया फेडरल होगा स्ट्रक्चर ना इसने छोड़ा और ना ही स्टालिन ने छोड़ा। मैं फिर कहूंगा इन सब के मामले उनको देखते हुए विजयन जैसे मुख्यमंत्री ने फिर भी फेडरल स्ट्रक्चर बचा के रखा। ना स्टालिन ने फेडरल स्ट्रक्चर बचाया और ना ममता बनर्जी। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई जो आरंभ है वो एक पुरानी कहावत है ना कि भाई अगर आप काटो नहीं तो फुफकारो तो सही। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फुफकारने का इनको आर्टिकल 256 257 दे रखा है। आज तक इसका प्रयोग ही नहीं किया। 256 में तो आप रिटन डायरेक्शन दे सकते हो ना, रिटन डायरेक्टिव, कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव आप दे सकते हैं। तो भाई साहब हमारे जो है वो केंद्र ने कितना बचा के रखा फेडरल स्ट्रक्चर को। अपनी जो ताकत है आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो समाप्त हो जाएगी। आप रिटन डायरेक्टिव की बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने परसों कलकत्ता हाई कोर्ट को बताया, चीफ जस्टिस को बताया कि कहा जा रहा है हमने इतने तबादले कर दिए, ममता के अधिकारियों ने अभी तक चार्ज नहीं दिया कई जगह। हमारे करने के तबादला करने के बाद नहीं हट रहे हैं। गुंडागर्दी की लिमिट देखिए। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है प्रक्रिया को और वो तबादले से। अरे भाई, जब कानून मानने वाले के लिए होता है संजय सर, नहीं इसने मन वो अलग फुटिंग मानना ही नहीं। अलग फुटिंग 256 257 के डायरेक्टिव्स को यदि नहीं माना जाता है तो फिर वो आ जाता है सीधे आर्टिकल 365। आर्टिकल 365 कहता है कि यदि कोई लेजिटिमेट कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव नहीं माना जाएगा तो दैट वुड अमाउंट टू ब्रेक डाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। उसका अर्थ आप समझते हैं, एंड विच विल अमाउंट टू आर्टिकल 356। तो घूम फिर के बाद वहीं आ गई ना साहब, घूम फिर के बाद उसी आ गई थी। मतलब आप कहना है कि साहब कि हमें 356 नहीं लगाना है तो हम 256 सी क्यों चालू करें? अरे भाई, हमें नहीं लगाना है। मैं तो कह रहा हूं ममता बनर्जी ने एक तरह से 356 लगा दिया है, भाजपा बस उसको लागू नहीं कर रही। वो तो कह रही है अघोषित राष्ट्रपति शासन है, आप घोषणा ही नहीं कर रहे हैं। बड़ा मुझे तो इस पे, क्योंकि 35 साल हम एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं और जो कुछ देखा है, जो कुछ सीखा है, उसका ठीक उल्टा हो रहा है यहाँ पे। वहां ये है कि भाई यदि आपके पास पावर है तो आप उसको एक्सरसाइज कीजिए, वरना वो पावर जो है वो मीनिंगलेस हो जाएगी। यहाँ ये है कि नहीं, पावर तो है लेकिन एक्सरसाइज नहीं करना। बच के रहो। ममता दीदी को फायदा हो जाएगा, सिंपैथी मिल जाएगी। ये क्या देखिए, लॉजिक मैं है? आपको बता रहा हूं, ममता बनर्जी का टोटल एंड गेम है, और वो एंड गेम ये है कि किसी तरह हम सीआरपीएफ वालों से बंगालियों पर गोली चलवा दें और उसके बाद हम इसको दिल्ली बनाम बंगाल मामला बना दें कि साहब। देखिए, मुझे याद है इंडियन आर्मी, अच्छा ये बात है मेरे ख्याल से 2016-17 कब की, इंडियन आर्मी चाइना बॉर्डर की तरफ जा रही थी, बंगाल क्रॉस कर रही थी। ममता ने बयान दिया था कि भारतीय फौज ने बंगाल पे हमला कर दिया। तो उनका सारा ये कि किसी तरह सीआरपीएफ गोली चला दे, 2-4-10 आदमी मर जाएं, कह दे वाह वाह दिल्ली ने हमला कर दिया, बंगालियों को मार दिया। नहीं, वैसे बंगाली जो मरेंगे वो मुसलमान मरेंगे, तो आप उसका ले सकते हैं कि हमने बांग्लादेशियों को मारा है। भाई देखिए, बंगाली ज्यादा वहां पे वो बंगला माइंडसेट चलेगा। का क्या कहूं यार, वो भी तो कमाल के लोग हैं। पहले इतने साल उन्होंने 35-36 साल वामपंथियों को झेला, अब ममता को झेल रहे हैं, तो भी तो कुछ सोच के ही अपने नेता इलेक्ट कर रहे हैं, उनको क्या कहें भाई। ये लीजिए आ गया साहब के अली कादरी साहब जो हैं वो इंडियन सेक्युलर फ्रंट के उनको वेस्ट बंगाल पुलिस ने 18 लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। तो मुझे लगता है कि ये जो ममता दीदी कह रही थी कि हमारे लोग नहीं हैं, उसको प्रूव करने के लिए वेस्ट बंगाल पुलिस एक्टिव हो गई। अच्छा, एक बात बताइए, 18 या 14 लोग गिरफ्तार हुए हैं, मौके पे 50,000 आदमी था। इसी तरह 2016 में मौके पे 1 लाख आदमी था जब थाना जलाया था।
अब आप सोचिए 1,50,000 आदमी को आप गिरफ्तार करेंगे भी कैसे? आपको भी पता है कि एक अतीक अहमद को आप उनका कार्यक्रम कर दो तो उसके पीछे जो है वो 2-4 लाख जो है वो दिलों में छुप जाते हैं। ये तो आप देखा है ना उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति, इससे बुरी स्थिति हुआ करती थी किसी समय में, आज क्या है? भाई योगी ने किस पे ऊपर हाथ डाला? इनके ऊपर तो हाथ नहीं डाला ना, जो इकट्ठे हो जाते हैं, मॉब के ऊपर तो हाथ नहीं डाला ना, उनके लीडर्स के ऊपर ही तो हाथ डाला। और लीडर्स के ऊपर हाथ डालने का परिणाम क्या है? सब जगह सुख चैन है। होता अब यही योगी है से ना। किसी की क्या तुलना करे, मैं आपको बताऊं कि वो अतीक और अशरफ को दफनाने की दिन था और धीरेन्द्र पुंडीर भी आए हुए थे हमारे, तो हम लोग वहीं पे उनके बंगले पे मौजूद थे, जो चपटा कर गया अतीक का बंगला। तो पुंडीर साहब हम लोग बैठे थे वहां पे, तो ये हो रहा था कि साहब उनका जनाजा है और इसमें बड़ी पत्थरबाजी हो सकती है। मजेदार बात यह है कि उनके जनाजे में कोई 4 आदमी कंधा देने वाला नहीं आया सामने, पुलिस ने दफनाया। पुलिस ने कंधा दिया। गंभीर समस्या है भाई, ममता दीदी का क्या होगा? बाकी अभी वही बगल में देख लीजिए, असम में सब सुख शांति, कोई समस्या नहीं है। हमारे जो वहाँ पे मुस्लिम जनसंख्या है वो जो उसका जो परसेंटेज है, प्रतिशत है, वो बंगाल से अधिक है, लेकिन वहाँ सुख शांति है। वहाँ बेचारे मियाँ भाई कुछ नहीं बोल रहे, उन्होंने तो कह दिया हमें वोट ही नहीं चाहिए तुम्हारा, खत्म हुई बात। देखिए, मालदा का सारा इशू है वहां अफीम की खेती। वहां पे हजारों एकड़ में खुलेआम अफीम की खेती होती है, यहां तक कि बीबीसी तक ने इसको रिपोर्ट किया है। और जब आप अफीम की खेती में हाथ डाला था बीएसएफ ने, तो उन्होंने बीएसएफ से मोर्चा ले लिया, थाने जला दिए। और ये जो अफीम की खेती है उसको टीएमसी के कार्यकर्ता कराते हैं। और वहां पे सबसे बड़ी बात, जब आप मालदा में कहते हो 70% मुस्लिम है, तो आपको कुछ नहीं मालूम कितने परसेंट है, क्योंकि 70% ऑफिशियल है ना। अनऑफिशियली तो वो पूरा लॉन्चिंग पैड मैंने आपको बताया, बांग्लादेश से पूरा वहां पे वो लोग घुस आते हैं, वही लोग झारखंड जाते हैं, वही बिहार जाते हैं, वही यूपी जाते हैं। मालदा में मैं समझता हूं कि इतना इतना बड़ा आधार आधार छापने की मशीन भारत सरकार के पास नहीं होगी जितनी मशीनें वहां रखी हैं मालदा में। तो मालदा में आधार बन रहा है, मालदा में राशन कार्ड बन रहा है, मालदा में पहचान पत्र बन रहा है, मालदा में अफीम की खेती हो रही है। मालदा से लोग आते हैं और पूरे देश में छा जाते हैं, लौट के फिर मालदा जाते। तो मालदा इज द रियल चिकन नेक। वो सिलीगुड़ी का तो नंबर ही नहीं आएगा साहब। इसी की बात कर रहा था शर्जील इमाम, इसी की बात कर रहा होगा, क्योंकि देखिए बड़े मजे की बात है कि नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल का ये अकेला मार्ग है। गंगा के ऊपर जो अगला ब्रिज है वो भागलपुर में है। अभी साहिबपुर में बन रहा देखिए है। ये मैप आज मैंने दिखाया, ये नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल की कड़ी है मालदा। और फरक्का डैम है यहाँ पे। ये इनका तो ये भी प्रयास था कि वो डैम ही उड़ा दिया जाए। तो वहां पे किसी तरह ये बीएसएफ की कॉलोनी बनवाई गई वहां पे। तो नहीं, ये भी तो सोचना चाहिए इनको तो इसको भी तो भाई 2-4 ब्रिज और बना के रखो। एक ब्रिज जो है वो दूसरी तरफ से भी बना लो। ये देखिए, बटालियन वो हेडक्वार्टर बीएसएफ का बना वहां पे। वो तो है। वैसे मैं आपको बताऊं, जिसकी बात करते हैं ना कि साहब की वो जो और देखिए सर, जो एक्चुअल मैं बात कह रहा था, सारा मामला ये है अफीम। नहीं, एक बात मैं और कह रहा था, वो जो एक्चुअल जो चिकन नेक है, सिलीगुड़ी वाला जिसको चिकन नेक बोलते हैं, उस चिकन नेक की अगर आप बात करें तो उस चिकन नेक में प्रॉपर जो चिकन नेक है उसमें जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो मुश्किल से 20% है। फिर उसके नीचे जब आते हैं इस्लामपुर। अच्छा, ये भी एक आपको रोचक घटना बताता हूँ कि जब इन्होंने पार्टीशन का आपका रेडक्लिफ अवार्ड जारी हो गया,
तो रैडक्लिफ अवार्ड जारी होने के बाद ये तो दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट तो चला गया आपके ईस्ट पाकिस्तान में, और मालदा मुर्शिदाबाद में मुस्लिम मेजॉरिटी होते हुए भी इधर आ गए। तो नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल में उस समय कनेक्शन नहीं रहा। तो ये जो इस्लामपुर एरिया है ये आपकी पार्ट था पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का। उस समय बिहार की पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट की तहसील थी इस्लामपुर। किशनगंज भी एक तहसील थी। तब उस समय इन्होंने उसको कार्व आउट करके आप देखेंगे कि इन्होंने फिर इस्लामपुर को दिया वेस्ट बंगाल को, तब जाके ये इनका कॉरिडोर पूरा हुआ। वरना तो नॉर्थ बंगाल साउथ बंगाल तो पहले ही अलग था। अलग ही रखते तो अच्छा रहता, मुझे तो ऐसा लगता है। आप यदि मैप देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा ये। बिना इस्लामपुर के कनेक्शन नहीं बनता। तो इस्लामपुर को ट्रांसफर किया गया पश्चिम बंगाल को, तब जाकर नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल का कनेक्शन बना। जी चलिए, अब बन गया, अब आगे क्या करा जाए। अब मतलब देखिए, सिर्फ तो अब आप मुझे बताइए, मैं बार बार कह रहा हूँ प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? लगना चाहिए? कमाल है साहब, पूरा आधे घंटे से वही बात कह रहा हूं, उसके बाद आप ऐसी बात पूछ नहीं रहे नहीं, हैं। वो तो आप तो कह रहे हैं कि साहब की ममता इसी के इसी के जुगाड़ में है कि किसी तरह गोली वोली चल जाए, प्रेसिडेंट रूल वगैरह चल जाए, बन जाए, मैं तो कुछ हो दिनकर जाए। जी तक को कोट कर चुका हूं। अरे भाई, गोली कैसे चल जाएगी? प्रेसिडेंट रूल लग जाए तो फिर गोली चलने की नौबत ही नहीं आएगी। पुलिसिंग का पहला कंसेप्ट है कि समय पे लाठी चला दो तो गोली चलाने की नौबत नहीं आती। तो मैं तो आज से नहीं, हम लोग कब से चिल्ला रहे हैं प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल। ले और मैंने लीजिए, तो आज अपने शो में ममता ये जी भी का कहा है। स्टेटमेंट आ गया, मैंने सुनिए 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 सुनिए, ममता जी का स्टेटमेंट। बीजेपी's plan to get Bengal polls cancelled, impose president's rule. आपकी टिप्पणी। वो पहले भी कह रही थी, अभी तक वो कह रही थी कि कानून व्यवस्था से मेरा क्या लेना देना, कानून व्यवस्था ज्ञानेश कुमार के हाथ में, वो जाने। अब वो कह रहे हैं भाजपा ने दंगा कराया है। भाई आज मैंने इनको नजरबंद कर दिया जाए तो, और वो भी बंगाल में नहीं, कहीं बाहर वो भी बंगाल में नहीं, दिल्ली में। दिल्ली में नहीं, तो अच्छी जगह तो ढूंढ रखी है ना, गुवाहाटी में। गुवाहाटी बंद कर दीजिए। देखिए, आज मैं हमेशा केवल अपने चैनल पे दिन में एक शो करता हूं। आज रेयरेस्ट ऑफ रेयर मैंने 2 शो किए। आज सवेरे मैंने एक शो किया और उस पे मैंने ये कहा कि हमने कहा कि ममता की सारी तिकड़म ये है कि लोग फिर से डर जाएं और वोट करने ना निकलें। और हमने कहा अगर उनकी ये तिकड़म कामयाब हो जाती है, ममता बनर्जी चौथी बार सत्ता में आ जाती हैं, तो इतिहास एक बार ममता बनर्जी को तो माफ कर देगा, पर केंद्र सरकार और भाजपा को कभी नहीं। तो या तो भैया जीत लो, अब हार के मुंह मत दिखाना, या तो जीत के आओ। और 1% डाउट है तो फिर लगा। हम तो दूसरी बात कह रहे हैं, सरकारें तो ममता बनर्जी ऐसी चला रही कि जीत जाए तो भी बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए, फिर जीते फिर बर्खास्त कर दो, फिर जीते फिर बर्खास्त कर दो, जितनी बार जीते उतनी बार बर्खास्त कर दो। यू कैन नॉट अलाउ समवन टू कट ऑफ अ पार्ट ऑफ द कंट्री ना। इस देश के टुकड़े नहीं करने दे सकते ना आप किसी को, सिर्फ इसलिए कि उसके पास वोट्स है। she is a proper NSA candidate. यस यस She is a threat to national security. यस। और जुडिशरी जब चाहती है तो संडे के दिन अदालत खोल के अमित शाह को तड़ी पार कर देती है। वो कौन जज साहब थे, मौलाना क्या नाम था? अबरार आलम। अबरार आलम। तीस्ता जी उनको जाके डिक्टेट करती थी या जाके खुद लिख के आती थी, वही छाप देते थे तुरंत। तो आइए आज की चर्चा को यही समाप्त करेंगे, और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, अनुपम जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।